स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से 2023 की प्रश्न बैंक दी जा रही है। ये जो हम लोग देख रहे हैं इस प्रश्न बैंक की सीरीज में, ये कक्षा 12वीं का हिंदी है। इसका एक पार्ट हम पहले से दे चुके हैं, अभी जो हम दे रहे हैं वो पार्ट 2 है। एक पार्ट में हमने इसके सारे ऑब्जेक्टिव कवर किए थे, ठीक है। तो इसके सेकंड पार्ट में भी हम क्या क्या देखने वाले हैं। इससे पहले हमने जो फर्स्ट पार्ट किया था तो हमारे 80 मार्क्स का पेपर आने वाला है, जिसमें से 32 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव हमने कवर कर लिए। और इस वाले पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं आरोह भाग 2 काव्यखंड। ये पूरा सेक्शन देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का छोड़ करके, मतलब 2 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के, एक 3 मार्क्स का और एक 4 मार्क्स का। और साथ ही हमारा इसमें हम देखेंगे आरोह भाग 2 गद्यखंड, तो ये भी हम पूरा कवर करेंगे। और वितान भाग 2 इसको भी हम कवर करेंगे। मतलब ग्रामर छोड़ करके जो टेक्स्ट बुक है वो सारा कुछ हम लोग कवर कर लेंगे इस वीडियो में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारा पहला पार्ट नहीं इसका देखा है तो उसको जरूर देख लेना। उसमें ये आपके सारे ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएंगे 32 मार्क्स के। सारे हमने उसमें ऑब्जेक्टिव, चाहे फिलिंग द ब्लैंक्स हो, मैच द कॉलम हो, ट्रू फॉल्स हो, सब कराए हैं। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में से भी जाकर के देख सकते हो। आपको गूगल के ऊपर जाकर के बलास्ट कोचिंग क्लासेस को सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो जो पहली लिंक होगी उसको ओपन करने पर ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, और यहाँ आप जाकर के 12th हिंदी के ऊपर क्लिक कर सकते हो फुटर में। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और स्टडी मटेरियल में जाओगे तो वहां पे हिंदी से रिलेटेड सारी चीज आपको मिल जाएगी, चाहे वो आपको जीपीएच हो, जीबीआई हो, या फिर क्वेश्चन बैंक हो, या फिर परीक्षा बोध हो, एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह हो, आईएमपी क्वेश्चन हो, सारा कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। ये पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसके फर्स्ट पार्ट की और उन दोनों की दे दूंगा। हमारा जो YouTube चैनल है उसका नाम है बलास्ट कोचिंग क्लासेस। इसके ऊपर 11.3 के सब्सक्राइबर हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो 12th क्लास क्वेश्चन बैंक, 12th क्लास परीक्षा बोध और 12th IMP क्वेश्चन 2022-23 की आपको सीरीज मिलेगी, तो इनको जरूर आपको देखना। चलते हैं हम हमारे मेन कंटेंट की तरफ। और जो हमारा मेन कंटेंट है उसमें सबसे पहला पार्ट है हमारा इकाई 1 आरोह भाग 2। तो इसमें से ये 6 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव मैं आपको करा चुका हूं। अभी 4 मार्क्स के, 2-2 मार्क्स के और 3 ये और 4 मार्क्स का ये, यानी 11 मार्क्स का भी हम कवर करेंगे इसी वीडियो में इकाई 1 से। और बाकी का हम आगे नेक्स्ट इकाई पे भी चलेंगे। तो ऑब्जेक्टिव के बाद में सीधा हम लोग आ जाते हैं मेन कोर्स के ऊपर हमारा। तो इसमें है हमारा सबसे पहले ये हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, स्नेह सुरा से क्या आशय है। तो स्नेह का मतलब होता है प्यार या प्रेम, और सुरा का मतलब होता है मदिरा या फिर दारू, अल्कोहल, ऐसा। तो स्नेह सुरा से क्या आशय है। तो स्नेह सुरा का आशय प्रेम रूपी मदिरा का सेवन करना है, यानी प्रेम रूपी शराब का सेवन करना है। दूसरा हमारा, जग जीवन के भार से कवि का क्या आशय है। तो जग मतलब होता है संसार, और जीवन यानी संसार में जो लोग जीवित हैं या जो जीवन जी रहे हैं उनमें जो सामाजिक जिम्मेदारियां लेने का जो बोझ आता है वो है जग जीवन के भार से आशय। यानी जग जीवन के भार से कवि का तात्पर्य सामाजिक जिम्मेदारियों को लेना है, जो भी समाज में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेवारियां होती हैं उनको लेना है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कवि संसार को अपूर्ण क्यों मानता है। तो संसार भौतिक सुख सुविधाओं एवं धन वैभव को संग्रह करने में डूबा है, इसलिए कवि उसे अपूर्ण मानता है। मतलब सारे लोग जो एक्चुअल चीजें उनके पास नहीं जाते हैं, किनकी सारी चीजों को कलेक्ट करते हैं जो उनके धन वैभव को बढ़ाए, उनके इन सारों को कलेक्ट करते रहते हैं। जिसकी चीज की आवश्यकता हो या नहीं हो इकट्ठा करते रहें, ताकि लोगों को दिखा सकें, बता सकें। ऐसी झूठी चीजों के पीछे संसार जा रहा है, इसीलिए कवि को कैसा लगता है, अपूर्ण लगता है। चौथा है, स्वप्नों के संसार से कवि का क्या आशय है। तो स्वप्न मतलब यहाँ पे सपना देखना है, मतलब जो काल्पनिक दुनिया हम लोग जगते हुए स्वप्न देखते हैं कि ऐसा होगा, वो है। तो स्वप्नों के संसार से क्या है, कवि एक अपनी काल्पनिक दुनिया बना करके रखी हुई है अपनी कल्पनाओं में, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्वप्नों का संसार। पांचवा है, कवि उर का उद्गार व उपहार क्या है। तो कवि अपने हृदय में मनोभावों और प्रेम भरे उपहारों को लिए फिरता है। तो कवि उर का उद्गार क्या है, अपने मनोभावों और प्रेम भरे उपहारों को लेना। ये कहां पे है, उसके हृदय में, मतलब लोगों के लिए मान सम्मान और ये जो सारा कुछ है वो क्या है, कवि उर का उद्गार व उपहार है। नेक्स्ट है छठवां, कवि जग का ध्यान क्यों नहीं करना चाहता है। तो कवि का स्वभाव संसार से विपरीत है, क्योंकि जो हमारा संसार है वो रूढ़िवादी और ये सारी चीजों को इकट्ठा करके चल रहा है, और कवि इसके विपरीत है। इसीलिए कवि क्या है, संसार का ध्यान नहीं रखता है या जग का ध्यान
नहीं करना चाहता। सातवां है, बच्चे किस बात की आशा में नीडों से झांक रहे हैं। तो यहाँ पे नीडे का मतलब घोंसले से है। तो जो पंछी के बच्चे हैं, बच्चे इस आशा से नीडों से झांक रहे होते हैं कि उनके माता उनके लिए दाना पानी लेकर शीघ्र उनके पास आती होगी, वे उन्हें साथ में बहुत लाड प्यार भी करेंगे। इसलिए बच्चे अपनी माँ की प्रतीक्षा में नीडों से क्या कर रहे हैं, झांक रहे हैं। आठवां है, कभी किस कारण अवसाद से ग्रस्त है। तो कभी की प्रेमिका उसके पास नहीं है, अतः वह हताश व निराश के कारण अवसाद से ग्रस्त है। अवसाद मतलब यहाँ पे जो कवि है वो वियोग में है, इस कारण से वो कैसा है, उसका अवसाद है। उसके बाद में नेक्स्ट है 9th, तो ये कवि किस प्रकार के ज्ञान को भूलना चाह रहा है। तो सीखे हुए ज्ञान को कवि क्या करना चाहता है, जो संसार को भ्रमित करता है उसे भूलना चाह रहा है। जो भी संसार ने उसे ज्ञान सिखाया है वो उसको भ्रमित करने के लिए, इसीलिए वो उसको क्या करना चाहता है, भूलना चाहता है, क्योंकि वो केवल उन्हीं चीजों को चाहता है जो उसे सुख और शांति दे, ना कि ऐश्वर्य वैभव इन सारी चीजों के पीछे जाए। 10वां है, बड़े बड़े राजा किस पर न्यौछावर होते हैं। तो बड़े बड़े राजा प्रेम पर क्या हो जाते हैं, न्यौछावर हो जाते हैं। 11वां है, थका हुआ पंथी किस कारण जल्दी जल्दी चलता है। तो थका हुआ पंथी शाम होने के कारण जल्दी जल्दी चलता है और वो अपने घोंसले में या घरों में जल्दी पहुंचना चाहता है। 12वां है, कवि के मन में किस चीज की आशंका है। तो कवि के मन में राह में रात हो जाने की क्या है, आशंका है, कि ऐसा ना हो कहीं जल्दी रात हो जाए और वो रास्ते में ही रह जाए। तो वो चाहता है कि रात होने से पहले वो कहां पहुंच जाए, घोंसलों में पहुंच जाए। 13वां हमारा, चिड़ियों के परों में चंचलता किस कारण आ जाती है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलने के कारण चिड़ियों के परों में क्या आ जाती है, चंचलता आ जाती है, ताकि वो दिन रहते ही जल्दी क्या हो जाए, अपने घोंसलों तक पहुंच जाए। 14 है, कवि के उर में कैसी विहलता जन्म लेती है। तो प्रेमिका के वियोग से उसके हृदय में क्या है, विहलता जन्म लेती है। 15वां है, कवि किस लिए चंचलता त्याग देता है। क्योंकि उसका कोई इंतजार नहीं करता, इसीलिए कवि क्या करता है, अपनी चंचलता त्याग देता है और वह आराम से सुस्त होकर के जाना चाहता है। उसके बाद में नेक्स्ट है 16, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है। तो दिशाओं को, मृदंग मतलब यहाँ पे ढोल है या बाजा है, एक वाद्य यंत्र है, जिसमें दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए से तात्पर्य है कि बच्चे पतंग उड़ाने की प्रत्याशा में एक छत से दूसरे छत पर कूदते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके कूदने से और फांदने से पैरों में से एक संगीत ध्वनि निकलती है, जिसको कवि क्या कहता है, दिशाओं का मृदंग बजाना। उसके बाद में अगला है हमारा 17 नंबर का, तो ये है उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। तो इसमें प्रत्येक कविता पाठक और कवि को भावनाओं के अनंत आकाश में उड़ा ले जाती है। उसमें मनुष्य को सांसारिकता से ऊंचे उठने और आदर्शों के संसार में उड़ने की शक्ति होती है, इसीलिए कविता में उड़ान दिखाई देती है। तो जो कवि है वो उसको क्या देता है, पर देता है, मतलब ऐसी ऐसी कल्पना करता है जिससे कि कविता क्या हो जाती है, उसे काल्पनिक दुनिया में ले जाती है, इन सांसारिक दुखों से, जिसको हम क्या कहते हैं, कविता का उड़ना। और नेक्स्ट है, प्रत्येक कविता अपने माध्यम से कवि तथा पाठक के मनोभावों को खिलाती है। जैसे फूल खिलकर सार्थक होते हैं, ऐसे ही कविता के भावों को खिलाकर सार्थक बनाती है। तो कविता क्या करती है, लोगों को जो मुरझा, जैसे जिनके पास अनासक्ति आ जाती है उनको खिलाने का काम करती है, या फिर वो उसको कविता को सुन करके तंदुरुस्त हो जाते हैं, या फिर क्या हो जाता है, कई कविताएं ऐसी होती हैं जो जोश जागृत कर देती हैं, या जैसे वियोग में अच्छी भावनाएं ले आती हैं। तो ऐसे ही कवि क्या करता है, लोगों को फूल से ज्यादा खिलने का काम करती है। नेक्स्ट 18वां, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होता है। तो जैसे फूल होता है तो फूल कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, मुरझा जाता है, लेकिन कविता क्या है, कविता ही वह फूल है जो कभी मुरझाए बिना सब ओर महकता रहता है। फूल की सुगंध सूखने पर नष्ट हो जाती है, किंतु कविता क्या है, अनंत काल तक सुगंध बिखेरती रहती है। कविता जब जब भी आप पढ़ोगे उसको, जब उसको समझोगे, उसके सार्थक अर्थ को समझोगे, तब तक वो आपको प्रेरणा देती है। इसीलिए कविता कभी भी मुरझा नहीं सकती है। यही कवि कहना चाहता है कि बिना मुरझाए महकने का काम कौन करता है, कविता करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है 19, तो यह भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। तो भाषा को सहूलियत से बरतने का आशय है उसका सरलता, सादगी और सहजता से प्रयोग करना, उपयुक्त भाव के लिए उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना, बनावटी शब्दों के आवंडर से बचना, सरल सी बात को सरल भाषा शैली में कह देना। तो ये क्या, भाषा को सहूलियत से कहना, मतलब अगर आप भाषा में बड़े कठिन शब्द और जिनका अर्थ आपको मालूम नहीं उनको डालोगे तो वो भाषा का अर्थ क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसलिए कभी चाहता है कि भाषा को कैसा कहना
लेना चाहिए जो सहूलियत से बरती जाए, ताकि दूसरों को भी समझ में आए और आपको भी कहने में अच्छा लगे। ऐसे कोई से भी गूढ़ रहस्य वाले वर्डों का उपयोग नहीं करना है जिनसे अर्थ बदल जाए या जो आपको समझ में ना आए। नेक्स्ट है 20वां, हम सार्थक शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है? तो कवि ने मीडिया वालों व कार्यक्रम के संचालनों पर व्यंग्य किया है जो अपने स्वार्थ के लिए किसी की भावनाओं व दुखों का भी ध्यान नहीं रखते। ये ऑडियंस को जोड़ने के लिए यानी दर्शकों को जोड़ने के लिए उनके ऊपर करुणा दिखाते हैं और लोगों से ऐसे खरीद करके प्रश्न पूछते हैं जिनसे कि उनके क्या होते हैं, भावनाओं को क्षति पहुंचती है और दुख होता है, और ये अपनी ऑडियंस को ज्यादा गेन कर लेते हैं जिससे कि पैसा ज्यादा आ जाता है। नेक्स्ट 21, ऊषा का जादू क्या है और क्यों टूट रहा है? तो ऊषा का जादू प्रातः काले के सूर्योदय होने से जो परिवर्तन आसमान में हर क्षण होता जाता है, सूर्योदय के पश्चात उषा का जादू टूट जाता है। उषा का मतलब यहाँ पे रात्रि है और रात्रि का एक गहन अंधकार होता है जो चारों तरफ छाया रहता है। तो जैसे जैसे प्रातः काल होता है, जैसे जैसे सूर्य ऊपर की तरफ उठते आता है, वैसे वैसे आसमान क्या हो जाता है, काली घटाओं से हट जाता है और सूर्योदय होते से ही उषा क्या होती है यानी रात्रि खत्म हो जाती है। तो यही कहना चाह रहा है कभी कि उषा का जादू सूर्य आ जाने से क्या हो जाता है, टूट जाता है। 22 है, कवि ने प्रातःकालीन वातावरण की समानता नीले शंख से क्यों की है? तो प्रातःकालीन वातावरण आकाश के नीले रंग से परिपूर्ण, शांत और गंभीर होता है। शंख भी नीला है जो कि शांत और गंभीर है, इसीलिए कवि ने प्रातःकालीन वातावरण की तुलना किससे की है? नीले शंख से की है। काली सिल और स्लेट किस दृश्य को चित्रित करते हैं? तो आकाश के लाल रंग की तुलना काली सिल पर पिसी हुई केसर को धोने के पश्चात जो रंग हो जाता है और स्लेट पर लाल खड़िया मल दिया जाए जो रंग हो जाता है, वही लालिमा युक्त होता है नीले आकाश के रंग पर। जब सूर्य उदय और सूर्य अस्त होता है तो वो कैसा लगता है? जैसे काली सिल स्लेट पर दृश्य चित्रित किया गया हो। अगला है 24वां, कवि ने बादलों को विप्लव के बादल क्यों कहा है? तो कवि ने बादलों को विप्लव के बादल इसलिए कहा है क्योंकि बादलों में क्रांति करने की क्षमता है, वे गर्जना और चमक के साथ वीर की तरह विप्लव करने में सक्षम है। तो इसीलिए कवि ने इसको क्या कहा है? विप्लवों के बादल कहा है। नेक्स्ट 25, रणतरी किसे कहा गया है? वह किन आकांक्षाओं से भरी है? तो युद्ध की नौका को जो कामना भेदी सजगता से भरी है उसे क्या कहा गया है? रणतरी कहा गया है। ठीक है, नौका का मतलब यहाँ पे नाव है और कामना का मतलब इच्छा है। तो जो युद्ध की नौका जो कामना या भेदी या फिर सजगता से भरी हुई है उसे क्या कहा जाता है? रणतरी। नेक्स्ट है, अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों? तो अस्थिर सुख पर दुख की छाया में कवि ने दुख की छाया मानव जीवन में आने वाले कष्टों को कहा है। जो बाधाओं को कहा है वे स्थायी नहीं होते और ना ही स्थिर रहते हैं, जैसे सुख और दुख धूप और छांव की तरह आते जाते रहते हैं। तो इसीलिए कवि ने क्या कहा है कि दुख की छाया है जो कुछ समय बाद क्या होगा? हट जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट है 27, असनिपात से सापित उन्नत सत सत वीर पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? तो असनिपात से सापित उन्नत सत सत वीर पंक्ति में कवि ने निराला के क्रांति दूत बादलों की ओर संकेत किया है। ये क्रांति के प्रतीक हैं, इनकी गर्जन और तर्जन से अमोघ होता है और जैसे ही बादल गरजते और ये करते हैं तो ये क्रांति लेकर के आते हैं ताकि जो किसान वगैरह है वो क्या करने लग जाए? खेती वगैरह को काम करने लग जाए और एक नया दौर शुरू हो जाए। अगला है हमारा 28वां प्रश्न है, तो ये है शोकग्रस्त माहौल में हनुमान जी के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस की आविर्भाव क्यों कहा गया है? तो प्रस्तुत अवतरण द्वारा कवि ने मानवीय अनुभूति पर आधारित एक ऐसी सच्चाई को उजागर करने का प्रयत्न किया है जिसके सहारे वह अपना जीवन चरितार्थ कर सकता है। कवि ने के अनुसार मनुष्य विपत्ति के समय इतना टूट जाता है कि वह अपने समाधान के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। यदि वह ऐसा करे तो निश्चित रूप से उसका परिणाम सकारात्मक होगा। मतलब कवि कहना चाहता है कि उसे जब भी विपत्ति आए तो टूटना नहीं है और विपत्ति का क्या करना है? डट करके सामना करना है, जिससे कि जैसे ही उसकी सकारात्मक सोच होगी तो क्या होगा? उसका परिणाम भी अच्छा होगा। आगे लिखा हुआ है कि लक्ष्मण की मूर्छा के समय वहां पर परिवेश में शोकग्रस्त हो गया। राम भी इस प्रकार विलाप करने लग गए जैसे वे एक साधारण मानव ही थे। समस्त बानर और भालू भी व्याकुल हो गए थे।
ऐसे में सभी के सामने एक ही प्रश्न था कि इस विषय पर परिस्थिति में क्या समाधान निकाला जाए। ऐसे समय में हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लेकर आना वातावरण को ही परिवर्तित कर देता है। सभी हनुमान जी की वीरता से प्रभावित हो जाते हैं। वे हनुमान जी की इस वीरता के कारण खुशी से झूम उठते हैं। ऐसे लगता है जैसे उन्हें लक्ष्मण मूर्छा जैसा संकट कभी आया ही नहीं था। इसीलिए जैसे ही कभी किसी को संकट हो तो उसे हनुमान जी की तरह सोचना चाहिए, जिससे कि शोकग्रस्त माहौल में भी हम क्या कर सकें, एक आशा की किरण उजागर कर सकें। उसके आगे लिखा हुआ है, इसी कारण कबीर ने शोकग्रस्त माहौल में हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाने के अवतरण को करुणा रस के बीच में वीर रस का आविर्भाव किया है कि जब सब लोग करुणा से ग्रस्त थे कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तभी हनुमान जी ने वीरता का पाठ पढ़ाया। उसके बाद में आगे है हमारा, हनुमान भरत के किन गुणों की प्रशंसा की है। तो हनुमान भरत की भुजाओं के बल, उनके आचरण, उनके गुणों और राम के प्रति अपार प्रेम के गुणों की क्या की है, भरत जी ने प्रशंसा की है। जब संजीवनी लेकर के हनुमान जी हिमालय से अयोध्या होते हुए और श्रीलंका की तरफ जा रहे थे, लंका की तरफ जा रहे थे, तब रास्ते में उन्हें भरत जी मिले। तो उनसे मिलने के बाद में हनुमान जी ने उनके किसकी बल की, उनके आचरण, उनके गुणों के प्रति अपना अपार प्रेम और उनकी क्या किया है, राम के प्रति अपने अपार प्रेम के गुणों की प्रशंसा की है। नेक्स्ट है 30, तो ये 30वां है, राम ने मात्र भातृ प्रेम की तुलना में किसको हीन माना है। तो राम ने भातृ प्रेम की तुलना में स्वयं को क्या माना है, हीन माना है। अगला है 31, तो यह शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। तो कवि ने राखी के लच्छों को बिजली की चमक के समान बताया है, जिसके माध्यम से वह यह कहना चाहता है कि बहनें अपने भाइयों की कलाई सजाने के लिए रंग बिरंगे राखी खरीदती हैं। इन राखियों को चुनते समय उनकी चमक का विशेष ध्यान रखती हैं। तो इसीलिए शायर राखी के लच्छे को क्या कहना चाहता है, बिजली की चमक की तरह कहकर वो उनकी बहनों की जो सुख और आनंद अनुभूति होती है उसको छांटने में उन्हें व्यक्त करना चाहता है। नेक्स्ट हमारा 32वां क्वेश्चन, तो इसमें है, छोटा चौकोर खेत को कागज पर पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है। तो इसका है, कवि अपने कवि कर्म को किसान के कर्म जैसा बताना चाहता है। वह कविता की समानता खेती करने से करना चाहता है, इसीलिए कागज के छोटे पन्ने और छोटे चौकोर टुकड़े को इसने किससे, चौकोर खेत कहा है। जिस प्रकार खेत में बीज, जल, रसायन आदि डाले जाते हैं और अंकुरित फल फूल आदि उगते हैं, उसी प्रकार कागज के पन्ने में कभी अपने भाव, शब्द, अलंकार, रस आदि रूप डाल करके उसमें से एक महकती हुई कविता क्या है, प्रकट करना चाहता है। इसीलिए कवि ने कागज के पन्ने को क्या कहा है, छोटा मेरा चौकोर खेत कहा है। उसके बाद में अगला है 33, मेरा छोटा खेत कविता के संदर्भ में अधड़ और बीज क्या है। तो रचना के संदर्भ में अधड़ का तात्पर्य भावना का आवेग या कोई अज्ञात प्रेरणा जिसके कारण मन में कोई भाव जाग उठता है। जैसे हिरोशिमा में पत्थर पर झुलसे हुए आदमी का चित्र देखकर कभी अज्ञेय के मन में एक भावनात्मक अधड़ उठ खड़ा हुआ। बीज का तात्पर्य और इसमें क्या है, तो बीज का तात्पर्य है किसी निश्चित विषय वस्तु का मन में जाग उठना। जब कोई विषय कवि के हृदय को खुरेदने लगता है और बिंब के रूप में तैयार होकर अभिव्यक्ति के लिए व्याकुल होने लगता है, तो उसे बीज रोपना कह सकते हैं। उसके बाद में अगला है 34, भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। तो भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है, भक्ति भावना की प्रधानता, ईश्वर के गुणों व निर्गुण रूप की मान्यता, समाज सुधार और समाजोत्थान और धार्मिक एकता, लोक कल्याण, राम काव्य का सृजन, गुरु महिमा, ज्ञान से भी अधिक भक्ति का महत्व, सूरदास और रश्वावली, तुलसीदास, रामचरितमानस, ये सब है। तो प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है कि जो भक्ति भावना है वो उसकी प्रधानता होनी चाहिए। ईश्वर में ही सारे गुण निहित है, उन्हें निर्गुण माना गया है और ये समाज को सुधार देती है, समाज को एक उत्थान की तरफ ले जाती है, जिससे धार्मिक एकता उत्पन्न होती है, लोगों का कल्याण होता है। जैसे राम जी का बारे में पढ़ करके राम का चरित्र और राम के आचरण लेकर के समाज अच्छे तरफ अग्रसर होगा। गुरु की महिमा बताई जाती है इसमें, और जिससे कि क्या होता है, ज्ञान अधिक भक्ति का महत्व होता है। ऐसे सूरदास जी ने सूरसावली और तुलसीदास ने रामचरितमानस में दिया है ये सब। अगला है हमारा 35,
छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसमें क्या है, छायावादी सौंदर्य और प्रेम का चित्रण अमूर्त भाव प्रण है, प्रण की अनुभूति प्रकट के माध्यम से व्यक्त है, मानवीय गुणों का, नारी का सम्मान है, प्रकृति का सजीव चित्रण और उसमें सूक्ष्म मानवीय भावनाओं का आरोप है, खड़ी बोली और हिंदी का प्रयोग और भाषा है। तो छायावादी काव्य क्या है, जिसमें क्या होता है किसी प्राकृतिक घटनाओं को मानवीयकरण जब हम करते हैं तो वो क्या है, छायावाद की विशेषता है, जिसमें सौंदर्य, प्रेम, चित्रण, ये सारा कुछ होता है। अगला है हमारा 36। तो इसमें है प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो प्रगतिवाद काव्य की विशेषताएं क्या है, तो शोकों के प्रति घृणा और शोषित के प्रति करुणा जागृत करना, यथार्थ का चित्रण मतलब जो सच है उसको चित्रित करना, रूढ़िवाद जो पुरानी परंपराएं उनका विरोध करना, खूनी क्रांति में विश्वास रखना। यहाँ पे खूनी क्रांति से मतलब कि क्रांति ला देना कि सारे लोग सजग हो जाएं। वैसे व्यक्तिवाद के प्रति विद्रोह करना कि लोग बाग व्यक्तिवाद का बढ़ावा ना दें, जो उसके योग्य है उसका बढ़ावा दें। नारी मुक्ति का स्वर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, कुकुरमुत्ता, ये सब है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 37। प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसकी विशेषताएं क्या है, शोषकों के प्रति विद्रोह और शोषितों के प्रति सहानुभूति प्रगतिवाद की विशेषता है। नारी शोषण के विरुद्ध मुक्ति का स्वर है, ईश्वर के प्रति अनासक्त है और सामाजिक यथार्थ है और प्रतीकों का प्रयोग है। उसके बाद में प्रयोगवाद के कुछ कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं। जैसे पहले अज्ञे, इन्होंने रचनाएं हैं इत्सलम, हरी घास पर छड़ भरा इत्यादि, और गजानन माधव मुक्तिबोध की है, चांद का मुंह टेढ़ा है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, काठ की घंटियां, बांस के फल इत्यादि, धर्मवीर भारती का है, ठंडा लोहा, अंधा युग इत्यादि, और नरेश मेहता का है संशय की एक रात। उसके बाद में अगला है 38। तो यह नई कविता, दो विशेषताएं एवं दो कविताओं के नाम लिखिए। तो नई कविता की विशेषताएं क्या है, क्षणवाद का महत्व, यानी नई कविता में क्षणवाद का विशेष महत्व है। शिल्पगत नवीनता, नई कविता में कवि ने एक नए प्रतीक व नए उपमानों को ढूंढते रहते हैं। और तीसरा क्या, आधुनिकता की अभिव्यक्ति, यानी आधुनिकता कविता का केंद्र होता है, जिससे कि कविता अभी के मॉडर्न टाइम को क्या करा सके, रिलेट करा सके। चौथा, बिंब योजना की अधिकता, यानी नई कविता में बिंब योजना अधिक मिलती है। ये बिंब प्रतीकात्मक और संकेतात्मक होते हैं। बिंब का मतलब यहाँ पे हमारा इमेज से है, यानी प्रतिबिंब से है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे नई कविता में मानवीयकरण या किसी और तरह का बिंब दिखाया जाता है, जिससे कि लोग बात ज्यादा रिलेट करा सकें। तो इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, नरेश मेहता, जिनकी रचनाएं क्या है, सराय की एक रात, मुक्तिबोध, जिसका क्या है, चांद का मुंह टेढ़ा है, धर्मवीर भारती, इनका क्या है, रचनाएं क्या है, अंधायुग और कनुप्रिया, दुष्यंत कुमार, इनका क्या है, एक कंठ विस्पय। 39वां है, रीति काल के दो कवियों के नाम एवं उनकी दो रचनाएं लिखिए। तो इनके कौन कौन से, केशवदास, इनका है कवि प्रिया और रसिक प्रिया, बिहारी, इनका है बिहारी सतसई। उसके बाद में नेक्स्ट, तो ये आपके पद्यांश वगैरह हैं। तो पद्यांश में मैं आपको एक दो बता देता हूं, बाकी का जब आप आपकी बुक पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्या है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। जब भी ये आपको ऐसा है कि ऐसा कि संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, तो आपको तीन चीजें करनी है। पहले संदर्भ, संदर्भ मतलब आपको ये लिखना है कि हमारे कौन से चैप्टर का, राइटर कौन से हैं, बुक का नाम क्या है, ये सारी चीजें लिखनी है। इसमें तो बस एक ही चीज है कि उपरोक्त पंक्तियां हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय से। आप चाहो तो आप बुक का नाम भी लिख सकते हो कि उपरोक्त पंक्तियां हमारी पुस्तक क्या नाम है आपका इसका, आरोह भाग 2 के काव्यखंड किससे लिया गया है, आत्म परिचय से लिया गया है। और ये लिखा किसने, हरिवंश राय बच्चन। मतलब ये कहां से कलेक्ट की गई है, संदर्भ में आपको वो लिखना होता है। प्रसंग में आपको ये बताना होता है कि इस कविता में किसके बारे में बात की जा रही है, कभी क्या कहना चाहता है। ये सिंपल सा एक या दो लाइनों में आपको बताना है। जैसे इन पंक्तियों के माध्यम से कभी अपना परिचय समाज के सामने प्रस्तुत कर रहा है कि वो कैसा है और समाज कैसा है। उसके बाद में व्याख्या में आपको इन सारी पंक्तियों का अर्थ लिख देना होता है। तो जैसे व्याख्या में कभी कहता है, यद्यपि मुझ पर सांसारिक चिंताओं और दुनियादारी का भार बहुत है, मैं अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत हूं, फिर भी मेरा हृदय प्रेम से लबालब भरा हुआ है। मुझे मेरे किसी प्रिय ने प्रेम किया, मेरी सांसों के तार उस प्रेम को छुअन से संगीत की तरह बज उठे हैं। मैं प्रेम से तरंगित हो उठा, अब मैं उसी प्रेम की झंकृत में खोया खोया सा जी रहा हूं। जिस प्रकार वीणा के तारों को स्पर्श करने पर वह झंकृत हो उठती हैं। झंकृत मतलब झंझना करके उठना, यानी जैसे झनकार के साथ बजना।
उसके बाद में उसी प्रकार कवि की सांस भी लोगों में आत्मीयता के कारण झंकार करने लग गई है। फिर लास्ट में उसकी विशेषता, तो विशेषता में क्या है, इसमें क्या क्या उपयोग किया गया है, तो जैसे श्रृंगार रस है, रुबाइयां जैसी मस्ती है, रूपक अलंकार है, और भाषा कैसी है, माधुर्यता वाली है। तो आपको ये सारा लिखना होता है। एक और आपको मैं बता देता हूं, बाकी के आपको करना है। तो दूसरा क्या है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाड़ी में आग लिए फिरता हूं, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। तो ये भी उपसर्ग तो सॉरी संदर्भ तो हमारा सेम ही रहेगा कि उपरोक्त पंक्तियां हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित आत्म परिचय से ली गई हैं, जो कि हमारे भाग 2 में लिखा हुआ है, आरोह भाग 2 की है। ठीक है, तो प्रसंग में आपका सेम वही रहेगा कि इन पंक्तियों में कवि का स्वभाव विशेषताओं की तरफ प्रस्तुत कर रहा है। जैसे कवि कहते हैं कि मेरी पीड़ा में से एक विशेष प्रकार का प्रेम छुपा हुआ है, मैं अपने गीतों में अपनी इसी प्रेम जड़ित पीड़ा को पिरोकर गाता हूं। यद्यपि गीत सुनाते समय मेरा स्वर स्वाभाविक रूप से अत्यंत करुण प्रिय एवं कोमल होता है, किंतु इस शीतल वाणी में मेरा जोश और ऊर्जा स्पष्ट रूप से व्याप्त है। कभी आगे कहते हैं कि मैं अपने साथ सदैव अपनी ऐसी खंडहर रूपी प्रेममय यादों को सहेजे फिरता हूं कि जिससे ईर्ष्यावश बड़े बड़े राजा महाराजा अपने महल तक को भी तत्काल त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं उसी अमूल्य प्रेम को अपने मन में सजोए रहता हूं। बाकी के ये आपको करना है, इनमें आपको संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ और उसकी विशेषता ही लिखनी होती है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो इसके बाद में दूसरा हमारा काव्यबोध। तो ये काव्यबोध और ग्रामर का जितना ये पोर्शन है, ये हम आपको दूसरे मतलब इसके जो तीसरा पार्ट आएगा वीडियो का, उसमें बता देंगे। पहले पार्ट में हमने सारे ऑब्जेक्टिव बताए हुए हैं, तो उसको आपको बार बार सुनना है। इसको भी आप जैसे सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा। हम चलते हैं इकाई 3 की तरफ। अगला है हमारा इकाई 3 आरोह भाग 2 का गद्य खंड। ये भी आपका 17 मार्क्स का आएगा, जिसमें ये 6 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव मैं आपको करा चुका हूं, बाकी का बचा हुआ 11 मार्क्स का ये अभी आपको करा देते हैं। अगर आपने इसकी पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेना, और उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके बाद में एक और पार्ट आएगा जिसमें ग्रामर होगी। वैसे इसमें भी ग्रामर के बहुत सारी चीजों को हमने इंक्लूड किया हुआ है। तो जो ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो थी उसमें हमने ये 42 क्वेश्चन से हटा दिया था, क्योंकि इसके बाद में ये थोड़ा सा डीप में था। तो यहां से हम लोग देख लेते हैं। तो पहला इसका 42वां क्वेश्चन है, उपन्यास एवं कहानी के अंतर को निम्न अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है। तो पहला हमारा क्या है, जैसे उपन्यास क्या होता है, उपन्यास का आकार बड़ा होता है, जबकि कहानी का आकार कैसा होता है, बहुत ही छोटा होता है। उपन्यास में जब बड़ा होगा तो इसमें पात्रों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, और इसमें पात्रों की संख्या मतलब जो कलाकार होते हैं, जो पात्र होते हैं, वो क्या होते हैं, कम होते हैं। तीसरा है, ये कथा वस्तु का आकार व्याप्त होता है, और इसमें क्या है, कथा वस्तु कैसी होती है, संक्षिप्त में होती है, छोटे रूप में होती है। चौथा, प्रेमचंद्र के उपन्यास एक बगीचा है, गरबन है, गोदान है, ये सारे हैं। और कहानी कौन सी है, उस बगीचे में जैसे गुलदस्ता है। और पांचवा है, गोदान प्रेमचंद का एक उपन्यास है, और इसमें क्या है, जैसे कहानी इसमें हार की जीत, सुदर्शन कृत एक कहानी, और भी आपने जैसे वो 2 बैलों की कहानी और नमक का दारोगा, ये जो आपने पढ़े हुए हैं वो क्या है, हमारे कहानी है, और ये उपन्यासों से लिए गए हैं प्रेमचंद्र जी के। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 43 नंबर का क्वेश्चन। तो ये 43वां था, संस्मरण और रेखा चित्र के बीच में अंतर लिखिए। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है, संस्मरण क्या है, किसी घटना पर आधारित होता है, जबकि रेखा चित्र क्या होता है, रेखा चित्र किसी व्यक्ति पर आधारित होता है कि उसका स्वभाव कैसा है, वो क्या है। और संस्मरण किसी जगह पर आप घूमने जा रहे हो या फिर कोई आपको वाक्यांश याद आ रहा हो, उसके ऊपर होता है। दूसरा क्या है, संस्मरण की शैली वर्णात्मक और विवरणात्मक होती है, जबकि रेखा चित्र की शैली कैसी होती है, चित्रात्मक होती है, कि जैसे आप इसको सुनोगे या पढ़ोगे या देखोगे तो आपके ऊपर एक चित्र जैसा अंकित होगा, और इसका वर्णन जितना ज्यादा डीप में होता है उतना ज्यादा संस्मरण अच्छा होता है। तीसरा है, संस्मरण में विषय का आत्मीयता पूर्ण वर्णन रहता है, और जबकि रेखा चित्र में क्या होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या होता है, चरित्र का और आत्मीयता पूर्ण विश्लेषण होता है। चौथा, संस्मरण में लेखक का घटना से निकट संबंधित प्रस्तुत होता है, और इसमें रेखा चित्र का लेखक के तटस्थ रूप में अपनापन होता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखो। तो ये तो सिंपल सा है कि जब हम हमारे ही बारे में लिखते तो आत्मकथा, और हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखते तो जीवनी। जैसे आत्मकथा अपनी जीवन गाथा है और जीवनी किसी महापुरुष की जीवन गाथा है, और इसमें रचना अपने जीवन पर लिखता है, जो रचनाकार होता है, जो लेखक होता है, वो अपने बारे में लिखता है, और इसमें रचनाकार किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखता है। आत्मकथा जीवन काल की घटना पर आधारित होती है, और यह जीवनी के जन्म से मृत्यु तक की घटना के ऊपर आधारित होती है।
नेक्स्ट है 45वां, नाटक और एकांकी में अंतर लिखो। इन क्वेश्चनों में से आपके बहुत पूछे जाते हैं। तो ये क्या है आपका अनेक अंक वाली जो रंगमंची विधा है वो एक नाटक है, और एकांकी क्या है, इसमें केवल एक अंक होता है, कहानी का एक हिस्सा होता है। और इसमें क्या है, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है और इसमें पात्रों की संख्या क्या होती है, कम होती है। तीसरा, संवाद की व्याख्या होती है और इसमें क्या होता है, संक्षिप्त रूप से संवाद होता है। चौथा, आकार बड़ा होता है और इसका आकार कैसा होता है, छोटा होता है। पांचवा है, ये जयशंकर प्रसाद की कृति ध्रुवना स्वामिनी एक नाटक है, और वहीं पृथ्वीराज की आंख डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एक प्रसिद्ध क्या है, एकांकी है। नेक्स्ट हमारा 47वां, शुल्क युग के निबंधों की विशेषताएं क्या क्या है। तो यह है प्रौढ़ एवं गंभीर शैली, गंभीर विचारात्मक एवं भाव प्रधान निबंध होता है। उसके बाद में अगला है हमारा, इसके बाद में क्वेश्चन आंसर थे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा लघुत्तरीय प्रश्न का, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है, आप वेद अपने इस नाम को क्यों छुपाती है। तो जो भक्तिन है उसका वास्तविक नाम क्या है और वो इसको क्यों छुपाती है। तो भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, लक्ष्मी या लक्ष्मीनी था। तो ये अपने नाम के उसके माता पिता ने दिया था। उन्होंने सोचा होगा कि उसके पैदा होने पर वे धन धान्य से भरपूर हो जाएंगे, यह लड़की जहां भी जाएगी वहां धन की वर्षा होगी, परंतु हुआ इसके विपरीत। उसने लक्ष्मी बनने की कोशिश बहुत की, परंतु अपने ही ससुराल वालों ने उसे दाने दाने का मोहताज कर दिया। ऐसी निर्धन दशा पर वह स्वयं को लक्ष्मी नहीं कहलवाना चाहती है, इसीलिए वो क्या करती है, अपने नाम को छुपाती है। तो लक्ष्मण का मानना ऐसा है कि जो जिसका जो नाम होता है वो उसके विपरीत पाया जाता है, इसीलिए वो अपना नाम उसको बताना नहीं चाहती किसी को भी। नेक्स्ट है तीसरा, तो ये है लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी। तो लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को पूरे दिन धूप में रहने की सजा दी थी। उसके बाद में चौथा है, लेखिका के अनुसार भक्ति के जीवन का परम कर्तव्य क्या है। तो लेखिका के अनुसार भक्तिन के जीवन का परम कर्तव्य अपनी मालकिन की सेवा करना, कर्मठ रहना और संघर्षशील और मेहनती रहना है। पांचवा है, लेखिका की मनोदशा समझने में क्या भक्तिन प्रवीण थी। तो जो भक्तिन लेखिका की मनोदशा को समझने में प्रवीण थी, वह लेखिका की मनोदशा को समझकर काम करती थी, और कभी कभी वह शास्त्र का तर्क देकर भी लेखिका को संतुष्ट कर देती थी। छठवां है, भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा। तो उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो भक्तन लेखिका महादेवी वर्मा के पास सेवक बनकर आई थी, बाद में वह लेखिका की अभिन्न छाया बन गई। अब कोई यह नहीं कह सकता कि लेखिका और भक्तिन का संबंध स्वामी और सेवक जैसा है, इसीलिए महादेवी वर्मा ने लिखा है, भक्तिन और मेरे बीच सेवक और स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है। सातवां है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी देहाती कैसे हो गई। तो भक्तिन के आ जाने के बाद महादेवी वर्मा को देहात की संस्कृति, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा का ज्ञान हो गया था। इससे पहले वह केवल शहरी जीवन से जुड़ी हुई थी। इसके साथ साथ ही भक्तिन ऐसी परिस्थितियां भी पैदा कर देती थी जिससे वो देहाती परंपराएं तक निभाने को बाध्य हो जाती थी। इस प्रकार भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा कैसी हो गई, देहातन जैसी हो गई थी। उसके बाद में आठवां है, भक्तिन की कहानी अधूरी है, लेखिका महादेवी वर्मा ने ऐसा क्यों कहा। तो भक्तिन की कहानी अधूरी है क्योंकि लेखिका भक्तिन का अंत करके उसे खोना नहीं चाहती है। लेखिका को भक्तिन के प्रति दया और स्नेह का भाव आ जाने से वह कहानी कैसी है, अधूरी है। उसके बाद में नेक्स्ट है 9, माया कौन जोड़ता है, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए। तो माया स्त्री जोड़ती है, स्त्रियां माया का जोड़ना प्रकृति प्रदत्त ना होकर परिस्थिति बस होता है, इसलिए वो बाजार से जो वस्तु नहीं लाना चाहिए उनको भी ला करके क्या करती है, माया जोड़ती है। 10वां है, परचेजिंग पावर से लेखक का क्या आशय है। तो परचेजिंग पावर का अर्थ है क्रय शक्ति, पैसे की पावर। व्यक्ति के पास माल, असबाब, मकान, कोठी, बैंक, हिसाब हो तो पैसे की पावर की क्या किया जाता है, प्रमाणित करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं परचेजिंग पावर की। कौन सी वस्तु को जिसको हम खरीद सकते हैं, क्रय कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या परचेजिंग पावर है, और जिसको नहीं कर सकते उसके लिए नहीं है। जैसे इसमें बताया गया है कि कोई भी माल, मकान, कोठी ये सब खरीद लेना हमारा क्या कहता है, परचेजिंग पावर। ऐसा नहीं कि ब्याज से लेकर के और हमने खरीदा और फिर वो सारा बिक गया, हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए, तो वही हमारा क्या है, परचेजिंग
पावर है। उसके बाद में नेक्स्ट है 11वां, बाजार का जादू क्या है, वह कैसे काम करता है। तो बाजार में अनेक लुभावनी वस्तुएं होती हैं जो मन में जबरदस्त चाह जगाती हैं। ग्राहक उन जादुई चाहों के बस में आ जाता है। इसलिए लेखक ने कहा है कि बाजार एक जादू है। जब आप बाजार जाते हो तो कम पैसों का सोच करके जाते हो, कितने का सामान लेकर के आएंगे, और कभी कभी बाजार के दिखावटी रूप में आकर के जब आप सामान को खरीद लेते हो तो वही आपका क्या, बाजार का जादू है। 12वां, लेखक के पड़ोस में रहने वाले भगत जी का क्या काम करते थे। तो लेखक के पड़ोस में रहने वाले भगत जी चूरन बेचने का काम करते थे। 13वां, बाजार एक जादू है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। तो ये तो हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि बाजार एक जादू है, क्योंकि वह लोगों को अपनी तरफ क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, और व्यक्ति स्वयं को बाजार जाने से रोक नहीं सकता और ज्यादा चीजें खरीद करके ले आता है। कुछ तो ऐसी ले आता है जिसका उसको दैनिक जीवन में उपयोग ही नहीं है। 14 है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बाजार का जादू जब बढ़ने पर मनुष्य बाजार की ओर आकर्षित वस्तुओं का बस में आ जाता है और वह लालच में आकर गैर जरूरी चीजों को खरीद कर चला आता है। परंतु जब जादू उतर जाता है तो ज्ञात होता है कि वे वस्तु उसके किसी काम की नहीं, वे उसे आराम देने की बजाय उसे क्या कर रही है, आराम में खलल डाल रही है और वह उसकी परेशानी का कारण बन जाती है। 15 है, लेखक जैनेन्द्र कुमार के अनुसार बाजार रूपन से क्या तात्पर्य है। तो बाजारूपन का आसन यह है कि उसकी चमक धमक और दिखावा जब माल बेचने के लिए बेकार की चीजों को आकर्षक बनाकर ग्राहकों को ठगने लगते हैं तो वहां बाजारूपन आ जाता है। इसी प्रकार जब ग्राहक जरूरत की चीजों की बजाय अपनी मानवीय पावर दिखाने के लिए बाजार में से माल खरीदता है तो वहां भी बाजारूपन होता है। इस व्यवहार में छल, कष्ट और शोषण का बोलबाला होता है। इसी को क्या कहा जाता है, बाजारूपन कहा जाता है। 16वां है, बाजार किसका लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए। तो बाजार में सभी जाति, धर्म व लिंग के व्यक्ति जाते हैं। सभी अपने अपने प्रयोजन की वस्तु खरीदते हैं। कोई ग्राहक व बेचक की जाति, धर्म या लिंग नहीं देखता। वहां हर एक व्यक्ति की क्या होती है, महत्वता अपने उसकी क्रय शक्ति पर निर्भर करती है। बेचक उसी ग्राहक को अधिक महत्व देता है जो अधिक खरीदारी करता है। इस दृष्टि से बाजार जाति धर्म का भेद मिटाकर सामाजिक सरलता या समृद्धता की रचना करता है। हम लेखक के इस मत से सहमत हैं क्योंकि समाज के अन्य क्षेत्रों में यदा कदा अवरोध दिखाई देते हैं और आज भी मंदिरों में कुछ जातियों को पूजा से रोका जाता है। मुसलमानों में शिया सुन्नी के मस्जिदें अलग अलग हैं। ये विभाजन सामाजिक समता को कम करने वाले, इस दृष्टि से बाजार सचमुच कैसा है, सामाजिक समता की रचना करता है। बस ये जिसके पास में परचेसिंग पावर होती है उसको बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है 17वां, तो ये है स्त्रियों द्वारा माया जोड़ना प्रकृति प्रदत्त नहीं बल्कि परिस्थितिवश है। पठित पाठ आधार पर सिद्ध कीजिए। तो इसमें क्या है, स्त्री माया ना जोड़े। यहाँ माया शब्द सांसारिक विलासिता की चीज के प्रति माया मोह से आया है। ये परिस्थितियां निम्न है, जैसे घर की सजावट के लिए और भविष्य की जरूरतों के लिए। तो ये क्या, घर की सजावट के लिए, भविष्य की जरूरतों के ध्यान में रखकर, त्योहारों के अनुरूप जरूरत, प्रतिस्पर्धा की भावनाओं से लेकर और घर की आर्थिक स्थिति के अनुरूप ही हमें क्या करना चाहिए, चीजों को खरीदना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी से प्रतिस्पर्धा को लेकर के जिसकी हमें जरूरत नहीं है तो भी हमने खरीद लिया, और कोई वस्तु हमें भविष्य में काम नहीं आनी फिर भी खरीद लिया। नेक्स्ट है उसके बाद में नकली सामान के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं कि जो नकली सामान है उससे जो जागो ग्राहक जागो है वो हम लोग दे सकते हैं ताकि लोग बाग ऐसे भ्रम में ना आए जो लोग बाग क्या करते हैं, गलत चीजें बेचते रहते हैं। उसके बाद में अगला है हमारा 19, काले मेघा पानी दे से लेखक का क्या तात्पर्य है। तो काले मेघा पानी दे से लेखक का तात्पर्य वर्षा है। काले बादल वर्षा करेंगे तो गांव में कृषि होगी और जल संकट दूर हो जाएगा। 20वां है गगरी फूटी बैल प्यासा का आशय क्या है। तो इसका है गगरी फूटी बैल प्यासा में बैल ही खेती के कार्यों का मुख्य स्तंभ है। यदि बैल प्यासे रह जाएंगे तो मर जाएंगे, फिर खेत का कार्य असंभव है। अतः बैलों की प्यास को मुखरित किया गया है, इसीलिए गगरी फूटी बैल प्यासा है। उसके बाद में अगला है 21, पानी दे गुड़धानी दे से लेखक का क्या कहना चाहता है। तो पानी दे गुड़धानी दे से, पानी तो प्यास बुझाने और अन्य कार्यों के लिए है, पर गुड़धानी अर्थात गुड़ और अनाज, गुड़ मतलब गुड़, धानी मतलब क्या, अनाज है, इन्हें पाने के लिए, ईख और फसलों को उगाने के लिए पानी जरूरी है। ये लेखक बताना चाहता है कि पानी दे गुड़धानी दे। नेक्स्ट 22, पानी दे मैया इंद्र सेना आई है, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है, लेखक की जीजी का है। उसके बाद में अगला है 23,
तो ये बारिश के ना होने पर गांव की हालत कैसी थी? तो बारिश ना होने पर गांव सूखा पड़ जाता है, फसल नहीं होती है, जल संकट पैदा हो जाता है, पशु पक्षियों को भी जल संकट से परेशानी होती है। 24 से 30 त्योहारों पर कौन कौन से पकवान बनते हैं? तो इसमें तो विभिन्न प्रकार के पकवान बनते हैं, आप अपने हिसाब से हर एक त्योहार का लिख सकते हो। जैसे मकर संक्रांति पर जो लड्डू होते हैं वो बनते हैं, और ऐसे आप अलग अलग त्योहारों का अलग अलग लिख सकते हो। नेक्स्ट है 25, त्याग से क्या आशा है? पठित पाठ काले मेघा पानी दे के आधार पर बताओ। तो त्याग अपने पास सीमित रहने वाली चीजों को भी दान करना या जरूरतमंद को दे देना क्या होता है? असली त्याग कहलाता है। किसी कोई चीज आपके पास ज्यादा मात्रा में, उसको देना त्याग नहीं है। जब आपके पास कोई वस्तु कम मात्रा में है फिर भी आप किसी को अपने हिस्से में से दे देते हो तो उसे क्या कहते हैं? त्याग कहते हैं। नेक्स्ट है 26, यथा राजा तथा प्रजा से लेखक का क्या आशय है? तो इससे राजा के आचरण और नैतिक मूल्यों के अनुसार भी प्रजा में क्या होता है? सदाचरण की होती है। एक श्रेष्ठ राज्य का निर्माण राजा के ऊपर क्या होता है? निर्भर करता है। इसीलिए लेखक ने कहा है यथा राजा तथा प्रजा। अगला है 27वां, लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम क्यों दिया गया है? तो लड़कों की टोली पूरे गांव में मेढक की तरह उछल कूद कर पानी दे मैया का नारा लगाती है, इसीलिए उसे क्या कहा गया है? मेढक मंडली कहा गया है। नेक्स्ट 28, इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने से को सही क्यों ठहराया गया है? तो इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को उचित ठहराने हुए जीजी ने कहा कि मनुष्य जिस चीज को पाना चाहता है उसे पहले क्या होगा? पहले देगा, नहीं तो पाएगा कैसे? मतलब जो चीज आप चाहते हो पहले उसे आपको देना होगा, तभी उसके बदले में आपको ज्यादा मात्रा में मिलेगा। 29 है, लुट्टन का बचपन कैसा था? तो लुट्टन का बचपन अभावों एवं संघर्षों में बीता। उसके माता पिता नहीं थे, उसका पालन पोषण उसकी सास ने किया है। 30वां, शेर के बच्चे का असली नाम क्या था? उसके गुरु का क्या नाम था? तो शेर के बच्चे का असली नाम चांद सिंह था और उसके गुरु का नाम बादल सिंह था। 31 है, लुट्टन ने श्यामनगर मेले में किस ओर क्यों चुनौती दी? तो लुट्टन ने श्यामनगर मेले में शेर के बच्चे चांद सिंह को लड़ने की चुनौती दी क्योंकि वो कैसा था? साहसी था। 32वां है, धाक दिन तिनक तिन धाक देना तिरक तेना से क्या आशा है? तो धाक दिन तिरक तिन धाक तिरक तेना से आशा है कि दाव काटो बाहर हो जाओ। और नेक्स्ट है 33, जीते रहो बहादुर तुमने मिट्टी की लाज रख ली। यह कथन किसने किस संदर्भ में कहा? तो यह कथन श्यामनगर के महाराजा ने लुट्टन पहलवान के द्वारा चांद सिंह को हराने पर कहा था। 34 है, काला खां के संबंध में क्या बात मशहूर थी? तो काला खां मशहूर पहलवान था, वह आज तक कुश्ती में किसी से नहीं हारा था। 35 है, लुट्टन पहलवान की मेलों में क्या वेशभूषा रहती थी? तो लुट्टन पहलवान लंबा चोगा अस्त व्यस्त पगड़ी बांधे मतवाले हाथी की तरह झूमता रहता था। नेक्स्ट 36, लुट्टन पहलवान के कितने बेटे थे और लोगों को उसके प्रति क्या राय थी? तो पहलवान के कितने बेटे थे? 2 बेटे थे और वो उनको क्या बनाना चाहता था? उनको भी पहलवान बनाना चाहता था। 37, लुट्टन पहलवान का गुरु कौन था? ढोलक से उसका क्या नाता था? तो लुट्टन पहलवान अपना गुरु किसको मानता था? ढोलक को। ढोलक की आवाज ही उसकी याद लुट्टन में शक्ति का संचार करती थी और ढोलक की प्रेरक शक्ति से ही वो क्या करता था? उसकी थाप से ही लड़ाई लड़ता था। नेक्स्ट 38, शिरीष के फूलों की क्या विशेषता है? तो शिरीष के फूलों की विशेषता निम्न है, वे अत्यंत कोमल होते हैं तथा वायुमंडल पर जो कुछ भी हो रहा होता है उसका उनके ऊपर असर नहीं होता है और उससे वो रस प्राप्ति करते रहते हैं। चाहे मौसम कैसा भी हो, शिरीष वैसा का वैसा ही बना रहता है। नेक्स्ट है, शिरीष को कालजयी अवधूत क्यों कहा गया है? तो यहाँ पर कालजयी का मतलब काल को जीतने वाला है और अवधूत का मतलब किसी साधु महात्मा सन्यासी का है। तो शिरीष को क्या कहा गया है? काल को जीतने वाला सन्यासी। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि शिरीष का पेड़ अवधूत यानी सन्यासी की भांति बसंत के आंगन से लेकर भाद्रपद तक मास बिना किसी बाधा के पुष्पित होता रहता है। जब ग्रीष्म ऋतु में सारी पृथ्वी धुआं रहित अग्निकुंड की भांति बन जाती है, सभी के प्राण उबलने लगते हैं, लू के कारण हृदय सूखने लगते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे शिरीष का पेड़ कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजयता के मंत्र के साथ प्रचार कर रहा हो। वो वैसे में भी क्या होता है? खड़ा रहता है। वह संसार के समस्त प्राणियों को धैर्यशील, चिता रहित एवं कर्तव्यशील बने रहने के लिए प्रेरित करता है। इसी कारण लेखक ने उसे क्या कहा है? सन्यासी की तरह माना है। 40 है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शिरीष के अलावा कौन कौन से वृक्ष को मंगलजनक वृक्ष माना है? तो लेखक ने शिरीष के अलावा आंवला, अशोक, देवदारू को मंगलजनक वृक्ष माना है।
नेक्स्ट है 41, तो इसमें है शीरीष वृक्ष के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। तो शीरीष के वृक्ष बड़े छायादार होते हैं, वे मंगलदायी और सजावटी माने जाते हैं। इनके तनु बहुत मजबूत नहीं होते और इनकी डालें भी कैसी होती हैं, कमजोर होती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 42, तो ये है शीरीष के फल को लेखक ने शीत पुष्प की संज्ञा किस आधार पर दी है। तो शीरीष के पुष्प को शीत पुष्प कहा है। ज्येष्ठ मास में भयंकर गर्मी रहती है, इसके बावजूद भी शीरीष के पुष्प खिलते रहते हैं। ये गर्मी में भी शीतलता प्रदान करते हैं। इस विशेषता को लेकर के कवि ने क्या कहा है, शीरीष के फूलों को शीत पुष्प की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है हमारा 43, तो इसमें शीरीष के पुष्प को बहुत कोमल क्यों माना गया है। तो शीरीष के फूलों को कोमल माना गया है क्योंकि कविता ने उसे इतना कोमल माना है कि वह कीट पतंगों के पैरों के भार भी नहीं क्या कर सकता, झेल पाता है। नेक्स्ट है 44, शीरीष के अलावा लेखक ने कौन कौन से वृक्षों का उल्लेख किया है। तो इसके अलावा उसने अशोक, आंवला, देवदारू, अमलतास आदि का क्या है वर्णन किया है। नेक्स्ट है 45, कोमल और कठोर दोनों भाव किस प्रकार गांधी जी के व्यक्तित्व की विशेषता बन गए। तो गांधी जी हिंसा, मारकाट और विद्वेष, घृणा आदि विचारधाराओं में विश्वास नहीं रखते थे। वे सत्य, अहिंसा, प्रेम आदि कोमल भावों को ही मनुष्य के हथियार मानते थे। वे मानते थे कि स्वतंत्रता के लिए हिंसा युक्त आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। हमें अंग्रेजों के समक्ष ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए जिसके कारण वे स्वयं भारत छोड़ने को विवश हो जाएं। इस प्रकार उनका हृदय कैसा था, कोमल था। किंतु दूसरी तरफ उनका हृदय कैसा था, कठोर था। वे किसी विषय पर एक बार निर्णय ले लेते तो ऐसी कोई भी ताकत, शक्ति या बल नहीं था जो उन्हें मार्ग से हटा सकता था। उनके द्वारा किए गए सत्याग्रह आंदोलन, सविज्ञा आंदोलन आदि इनके परिणाम हैं जिनके बाद होकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने यानी भागने पर विवश होना पड़ा। इस प्रकार कोमल और कठोर दोनों भाव उनके व्यक्तित्व में समाये हुए हैं। ये दोनों उनकी विशेषताएं। नेक्स्ट है 46, तो इसमें है शीरीष के फूल पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को वनस्पतियों के प्रति रुचि है। तो इसमें क्या है, द्विवेदी जी को युग में समाज में अनेक बुराइयां व्याप्त थी जिसमें जात पात, बाल विवाह, सती प्रथा, स्त्रियों के प्रति अत्याचार आदि प्रमुख है। लेखक स्वयं गांधीवादी विचारधारा के हैं। उनमें वनस्पतियों के माध्यम से मनुष्य को प्रेरित करने की क्षमता है। वे धूप, गर्मी, सर्दी, लू, वर्षा आदि में कैसे अविचल बने रहकर मनुष्यों को सभी प्रकार की परिस्थितियों में क्या करते हैं, स्थिर बने रहने की प्रेरणा देते हैं। इसी कारण से द्विवेदी जी ने वनस्पतियों में ऐसी रुचि हो सकती है। उसके बाद में अगला है इसी में कि आधुनिक युग में चुनौतीपूर्वक है आज संसार में जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता जैसे तत्व सिर उठाए हुए हैं। ऐसे समय में भी प्रकृति ही मनुष्य के जीवन को प्रेरणा भरकर प्रेम, सौहार्द, सहिष्णुता आदि भावों से युक्त कर जीना सिखला सकती है। अतः ऐसी परिस्थितियों में भी क्या वनस्पति जगत से संबंधित रचनाओं का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। 47 में है अशोक वृक्ष की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो ये कैसा होता है, सदाबहार होता है, बसंत में इसमें फूल आते हैं, इसके फल सेम की तरह होते हैं। नेक्स्ट है 48, तो यह जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी का कारण है। क्या इस कथन से आप सहमत हैं, अपना तर्क दीजिए। तो इसमें क्या है, जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उस पेशे में पारंगत हो। उद्योग धंधों की प्रकृति व तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात ऐसे परिवर्तन होते हैं कि वे व्यक्ति पेशा बदलने को बाध्य हो जाते हैं। ऐसे में यदि जाति प्रथा पेशा ना बदलने दे तो भुखमरी और बेरोजगारी आ जाएगी। आज भयंकर जाति प्रथा के बाद भी ऐसी बाध्यता नहीं है। लोग पैतृक व्यवसाय त्याग कर नए पेशे को खोज की तरफ जा रहे हैं। जो लोग पैतृक व्यवसाय से जुड़े हैं वे या तो स्वेच्छा से जुड़े हैं या उनके क्षेत्र की दक्षता के अभाव के कारण कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा 49, दास्ता की परिभाषा क्या है, पठित पाठ के आधार पर लिखो। तो लेखक के अनुसार दास्ता केवल, दास्ता मतलब दास यानी कानूनी पराधीन को ही नहीं कहा जा सकता। दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिसमें कुछ व्यक्ति को दूसरे लोगों द्वारा क्या निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्य का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी परिधान न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरण के लिए जाति प्रथा की तरह ऐसे कई वर्ग हैं का होना है जो क्या करते हैं, जहां कुछ लोग अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे को अपनाने लगते हैं। नेक्स्ट है 50, डॉक्टर अंबेडकर ने भावनात्मक समत्व को मानवीय दृष्टि के तहत जाति पात का उन्मूलन चाहा है। इससे क्या आशय है। तो इसमें क्या है, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए इस तर्क से पूर्णतः सहमत हुआ जा सकता है क्योंकि एक आदर्श समाज की रूपरेखा समाज के दलित और शोषित वर्ग के
आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उत्थान द्वारा ही तैयार की जा सकती है। ऐसा समाज में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाना चाहिए जिन्हें समान रूपों से साधन व अवसर मिल सके और सभी क्या सकें, आगे बढ़ सकें। उसके बाद में अगला है हमारा, तो यह है डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज की कल्पना करो। तो डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श जनजात समानता का है। वे चाहते हैं कि श्रम का विभाजन जन्म और जाति ना होकर रुचि के अनुसार होना चाहिए। ऊंच नीच खत्म करना होगा, रुचि के अनुसार काम चुनने का अवसर हो, तभी समाज सुखी और संतुष्ट होगा। 52 है, भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने ऐसा क्यों कहा? तो लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है, जिसकी आवश्यकता है कि साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। नेक्स्ट है हमारा 53, तो यह है मनुष्य की क्षमता किन 3 बातों पर निर्भर करती है? तो वंश परंपरा के आधार पर, सामाजिक परंपरा के आधार पर और स्वयं के प्रयत्न पर। और नेक्स्ट है 54, तो यह है न्याय का तकाजा क्या है? तो न्याय का तकाजा यह है कि शारीरिक वंश परंपराओं एवं सामाजिक उत्तराधिकारियों के आधार पर उनके साथ असमान व्यवहार सर्वथा अनुचित है। ये क्या है? न्याय का तकाजा है कि जो जाति धर्म के हिसाब से उनके ऊपर हमें क्या करना चाहिए, मतलब जातियों का काम नहीं थोपना चाहिए, उनसे आगे बढ़कर के भी देखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा 55, डॉक्टर अंबेडकर जी की दृष्टि में समता से क्या आशा है? तो समता काल्पनिक जगत की वस्तु है, क्योंकि यह ईश्वर प्रदत्त है। नियम में सब समान नहीं है, रंग रूप गुण आदि की भिन्नता प्रकृति की देन है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो इसमें भी आपको वैसे ही करना है जैसे हमने काव्यबोध में लिखा है। पहले आप संदर्भ लिख सकते हो कि ये काव्यबोध हमारा कहाँ से आया है, फिर आप प्रसंग लिख सकते हो कि इसमें हम किस बारे में बात कर रहे हैं, फिर आप व्याख्या लिखना। उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ। इसके बाद में अगला है हमारा वितान भाग 2। जो व्याकरण है वो हम आपको नेक्स्ट उसमें वीडियो में बता देंगे। जो भाषा बोध है, जो इकाई 2 और इकाई 4 है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अभी केवल हम टेक्स्ट बुक वाले कवर कर रहे हैं। इसमें जो इसमें व्याकरण के आ जाते हैं उनको भी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो अगला है हमारा इकाई 5 वितान भाग 2। इससे पहले इसके ऑब्जेक्टिव हम आपको दे चुके हैं, तो उस वीडियो को आपको बार बार देखना है ताकि याद हो जाए। इसको तो आप कम भी देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, पर ऑब्जेक्टिव को आपको बार बार देखना है ताकि वो आपको याद हो सके। ये तो आप 1-2 बार देखोगे तो भी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में इसमें है हमारा पहला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न में, सिल्वर वेडिंग का आयोजन क्यों हुआ था? तो सिल्वर वेडिंग का आयोजन यशोधर बाबू की 25वीं सालगिरह के रूप में हुआ था, क्योंकि उनके वैवाहिक वर्षगांठ का अवसर था और कितना हो गया था, 25 साल पूरे हो गए थे। दूसरा हमारा सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि आपके जीवन की दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू जी के जीवन की दिशा देने में किसनंदा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। हमारे जीवन में हमारे बाबूजी, ये मतलब इस तरह से इन्होंने लिखा है, आपको आपका लिख देना है कि हमारे जीवन में किसका ज्यादा योगदान है। उसके बाद में नेक्स्ट है जब सब्जी लेकर यशोधर बाबू घर पहुंचते तो उनकी दशा कैसी थी? वे जब घर पहुंचते तो अचंभित हो गए थे। उन्हें लगा कि वे गलत जगह आ गए हैं। घर पर चहल पहल थी, गाड़ियां खड़ी थी, पत्नी सज धज कर खड़ी थी, इसीलिए वो क्या थे, थोड़े से अचंभित थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि उनके घर पे क्या काम हो रहा है। इसीलिए जब वो सब्जी लेकर के आए तो उनकी दशा कैसी थी, अचंभित की तरह थी। नेक्स्ट है चौथा, यशोधर बाबू किससे जुड़े थे और क्यों? तो यशोधर बाबू कृष्णदा से जुड़े थे, जिन्हें वे अपना आदर्श मानते थे। कृष्णदा ने ही यशोधर बाबू को दिल्ली में नौकरी दिलाई थी। पांचवा हमारा, यशोधर बाबू की पत्नी अपने बच्चों का साथ क्यों देती थी? तो यशोधर बाबू परंपरावादी थे, वे आधुनिकता पसंद नहीं करते थे, जबकि पत्नी बच्चे आधुनिकता के पक्षधर थे, इसीलिए पत्नी बच्चों का साथ देती थी। उसके बाद में नेक्स्ट है छठवां, तो यह अपने आसपास सुविधाजनक और असुविधा साधनों के बारे में लिखिए। इन साधनों को बुजुर्ग क्यों पसंद नहीं करते हैं? तो ये आपको अपने हिसाब से लिख देना है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या है। तो इसमें मानव जीवन प्रगतिशील है, नए नए आविष्कार मानव में सुख सुविधाएं देने के लिए हैं। जहां तक भारत का संबंध है, पिछले कुछ वर्षों में देश के अनेक क्षेत्रों में उन्नति हुई है। पुरानी पीढ़ी जिसने पराधीन भारत में जन्म लिया था, इन परिवर्तनों को पचा नहीं रही है। उदाहरण के लिए रसोइयों में गैस का आगमन सुविधाजनक और आधुनिक है, किंतु बड़े बूढ़े अभी भी धुएं वाले चूल्हे की वकालत करते हुए कहते हैं, अजी चूल्हे की रोटी का कोई मुकाबला नहीं। फ्रिज, टीवी, टेलीविजन, मोबाइल, इंटरनेट सभी बदलाव सुविधाजनक व आधुनिक है,
किंतु बुजुर्गों को ये अच्छे नहीं लगते हैं। उनके हिसाब से फ्रिज बासी भोजन कराता है, टीवी गंदे विचार फैलाता है, मोबाइल से लड़के लड़कियां बिगड़ते हैं। अतः आज कॉलेज या विद्यालय में मोबाइल पर रोक लगानी पड़ रही है। इंटरनेट पर युवक युवतियां सारी रात बिताते हैं, इसीलिए वो क्या है, इनका विरोध करते हैं। उसके बाद में अगला है 7वां, यशोधर बाबू ने कृष्णदास से जिन जीवन मूल्यों को पाया था वह आपके लिए भी कैसे उपयोगी हैं। तो इसको भी आपको आपके हिसाब से लिखना है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या है। तो ये यशोधर बाबू का जीवन पूरी तरह से कृष्णदास से प्रभावित है। उनका अधीनस्थ के प्रति व्यवहार, भारतीय मूल्यों में विश्वास है, साधारण रहन सहन, धन दौलत के प्रति अनासक्ति आदि सभी कृष्णदा के प्रभावित होने के कारण है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई आदर्श या प्रेरणा होती है। मेरे जीवन में भी दिशा देने के लिए कई कार्य हैं, जैसे इन्होंने, जिसने भी ये लिखा हो, उन्होंने लिखा है कि मेरे भाई मेरे इसके लिए प्रसिद्धि या शिक्षावाद है। ऐसी आप भी आपके जीवन का लिख सकते हो, कोई भी जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है। 8वां है, यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। तो क्या है, यशोधर बाबू परंपरावादी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो धर्म में ज्यादा विचार करते थे और परंपराओं को ज्यादा मानते थे। वे कर्मकांड के खिलाफ थे। वे खुशी व गम में हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाते थे। उन्हें दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ थे। 7वां है, फ्रिज के संबंध में यशोधर बाबू के क्या विचार हैं। तो फ्रिज के संबंध में यशोधर बाबू यही कहते हैं कि मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि इसका फायदा क्या है। बासी खाना खाना अच्छी आदत नहीं ठहरी। उसके बाद में अगला है 10वां, तो यह सैडलेकर के अध्यापन की 2 विशेषताएं लिखिए जिन्होंने लेखक के मन में कविता के प्रति रुचि जगाई। तो इसमें क्या है, श्री सैडलेकर एक योग्य अध्यापक थे। वे कक्षा में पढ़ाते समय कविता पाठ में रम जाते थे। वे गाकर कविता सुनाते थे। उनका गला बड़ा सुरीला था। वे हिंदी, अंग्रेजी और मराठी की भी कविताएं सुनाते थे। उनमें श्रोता छात्रों को भाव विभोर कर देने की अनुपम क्षमता थी। इसीलिए जो लेखक है वो भी क्या है, कवि बनना चाहता था। नेक्स्ट है 11वां, कविता लिखने के बाद लेखक किसे अपनी कविता सुनाते थे। तो कविता लिखने के बाद लेखक अपनी कविता मराठी शिक्षक सैडलेकर को सुनाते थे। 12वां, जूझ कहानी के प्रमुख पात्र की 2 विशेषताएं लिखिए। तो जूझ कहानी के प्रमुख 3 पात्र हैं, लेखक और दत्ताजी राव, शिक्षक श्री सैडलेकर ने कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमें यहाँ लेखक ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है क्योंकि लेखक को बचपन से संघर्ष करना पड़ा। उसने युक्ति और बुद्धि के साथ काम लिया। वह परिश्रमी, शिक्षा के प्रति जागरूक, ईमानदार व्यक्ति है। उसने अपनी मेहनत और लगन से सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट है इसके बाद में 13वां, तो इसमें है जूझ कहानी के लेखक के जीवन संघर्ष के उन बिंदुओं पर प्रकाश डालिए जो उसके लिए प्रेरणादायी है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा जूझ कहानी के लेखक में पढ़ने की ललक थी। वह परिश्रमी था, लगनशील था। उसने सहने की असीम थी। अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर जीवन संघर्ष किया और सफलता पाई। हम भी लेखक की तरह दृढ़ निश्चित करके आगे बढ़ेंगे तो हमें भी क्या होगी, सफलता मिलेगी। उसके बाद में अगला है 14, जूझ शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालिए। तो जूझ का मतलब क्या होता है, किसी समस्या से जूझना। तो ये शीर्षक उचित क्यों है, तो जूझ का अर्थ होता है युद्ध या लड़ाई। जब व्यक्ति किसी परिस्थिति, व्यक्ति की समस्याओं से जूझता है और समस्याओं के परिस्थिति से उसकी एक प्रकार की लड़ाई होती है जिसे जूझ कहते हैं। मानव अपने जीवन में सदैव परिस्थितियों और समस्याओं से जूझता रहता है। और शीर्षक का औचित्य क्यों है, क्योंकि लेखक ने अपनी आत्मकथा में शीर्षक जूझ उचित रखा है। लेखक अपने बचपन से ही पग पग पर समस्याओं को से जूझता आ रहा है। उसे बाल अवस्था में खेती बाड़ी का कठोर काम करना पड़ा, इस कारण उसको पढ़ाई से वंचित होना पड़ा। लेखक कहता है खेती का काम की चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी। लेखक को पुनः स्कूल जाने पर वहां की परिस्थितियों में जूझना पड़ा। इस प्रकार यह शीर्षक कथानायक की जूझने की क्षमता को उजागर करता है। नेक्स्ट है 16वां, जूझ कहानी के आधार पर आपको कौन कौन से जीवन मूल ग्रहण करने की प्रेरणा मिली। तो इसमें क्या है, जूझ कहानी एक प्रेरणादायी संघर्ष गाथा है। नायक के सामने विपरीत परिस्थितियां थी पर वह फिर भी क्या था, आशावादी था। पिता उसकी उन्नति के शत्रु थे, जो मां का सहारा लिए प्रबल इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के साथ नायक डटा रहा। देसाई सरकार के प्रभाव का उपयोग कर वह विद्यालय गया। विद्यालय में भी संघर्ष किया पर हार नहीं मानी। नेक्स्ट है 17, तो यह मोहनजोदड़ो की गलियों पर
गलियों तथा घरों को देखकर लेखक को किस प्रदेश की याद आई? तो लेखक को ब्रिसिलिया, चंडीगढ़ और इस्लामाबाद के साथ साथ जैसलमेर की याद आई, क्योंकि मोहनजोदड़ो की गलियां और सड़कें इन शहरों के समान थी। 18वां है, यह कैसे कहा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो शहर ताम्रकाल के शहरों के में सबसे बड़ा और उत्कृष्ट है? तो ताम्रकाल में विश्व में सबसे बड़े शहरों में मोहनजोदड़ो बड़ा और उत्कृष्ट था, क्योंकि क्षेत्रफल में बड़ा था, विशाल स्तूप नगर थे, यहाँ की नगर नियोजन एवं वास्तुकला बेजोड़ थी। और यहाँ पे एक वर्ड है ताम्रकाल, तो ताम्रकाल मतलब वो काल जिसपे तांबे का प्रयोग किया जाता था। फिर उसके बाद में 19 है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा गया है? लेखक ने मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता कहा, इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ लोकतंत्र की प्रदर्शित करने वाले महल हैं, धर्म की ताकत दिखाने वाले पूजा स्थल हैं, मूर्तियां हैं, पिरामिड नहीं मिले हैं। तो नेक्स्ट है, यहाँ पर मिली राजा की मूर्ति पर मुकुट छोटा है, यहाँ नावें भी छोटे आकार की हैं। 20वां, पुरातात्विकताओं के किस भवन को कॉलेज ऑफ ट्रस्टीज कहा है? तो इसका आंसर क्या है? तो पुरातात्विकताओं ने महाकुंड उत्तर पूर्वी के इमारतों में बनी ज्ञानशालाओं को कॉलेज ऑफ ट्रस्टीज कहा है। 21 है, क्या प्राचीन काल में रंगाई का कार्य होता था? तर्क सहित लिखिए। तो इसमें क्या होता था, क्योंकि मोहनजोदड़ो की खुदाई में रंगीन कुछ चीजें मिली हुई हैं। नेक्स्ट 22, किन आधारों पर कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता में राजतंत्र नहीं था? तो सिंधु सभ्यता में राजतंत्र नहीं था क्योंकि न राजाओं की महंतों की समाधि थी, न राजा के सिर मुकुट भी छोटा था, या राज पोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित था। 23वां और आखिरी हमारा, अतीत में दबे पांवों के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। तो क्या अतीत के दबे पांव लेखक के वे अनुभव हैं जो उन्हें सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेषों को देखते समय हुए। लेखक ने यहाँ की नगर योजना, सड़कें, गलियां, नालियां, स्तूप, सभागार, स्नानागार, कुंड और मकानों के सुविधा व्यस्त को देखा, मगर दुर्भाग्य से ये प्रगति की ओर बढ़ रहे सुनियोजित पांव अतीत में ही दबकर रह गए, इसीलिए अतीत के दबे पांव शीर्षक पूर्णतः सार्थक और सटीक था। तो इस वीडियो में हम लोगों ने टेक्स्ट बुक देखा, अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे जितनी भी ग्रामर है उसको कवर करेंगे। हिंदी के हम लोगों ने 2 पार्ट दे दिए, तो आपको ये दोनों देख लेने हैं। एक हमने जिसमें ऑब्जेक्टिव दिए और दूसरे में हमने टेक्स्ट बुक दिया है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, इसके ऊपर 11.3 के सब्सक्राइबर हो गए हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक और कमेंट जरूर करना। आप प्लेलिस्ट में जाकर के 12वीं क्वेश्चन बैंक और 12वीं परीक्षा बोर्ड और साथ में ही 12वीं आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।